Welcome back, Ji. Let's start. Take out your book or whatever you have, because we are going to cover many things from the book today, and we are going to do numericals also. आगे सब नहीं आए भी। कोई डाउट है किसी को पूछने? हाँ जी। अभी तक हमने क्या किया था? We have started with regression. I hope nobody has got any confusion regarding formulas now. All the formulas are clear. Okay. आपके पास तीन चीजें हैं जो आपको रिग्रेशन में करनी है। एक आपको बनानी है y ऑन x, दूसरा आपको बनाना है b x y, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू b x y, y माइनस y बार, y माइनस y बार इक्वल्स टू b y x, x माइनस x बार। ये होगी आपकी दो रिग्रेशन इक्वेशंस। इसके साथ आपने क्या दिमाग में रखा कि मेरे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड है विच इज टू बी यूज्ड टू मेक योर रिग्रेशन इक्वेशंस, राइट? फिर मेरे पास है coefficients, regression coefficients, that is to be taken as bxy and byx. bxy means regression coefficient of x on y, and byx means regression coefficient of y on x, right? I have given you three formulas, and yesterday you have seen also I have done one formula with you. इन तीनों फार्मूला में से सबसे इंपॉर्टेंट आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड फार्मूला आपके पास क्या था? दैट इज टू बी कैलकुलेट योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट। और उसके लिए आपके पास पहले थ्योरी की लाइन क्या है? दैट रिग्रेशन, सॉरी, coefficient of correlation is a geometric mean of the product of the regression coefficients. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि my bxy and byx they both should be of same sign and their answer should be less than or equal to 1. ओके, आई होप आप सबके पास जो स्टैट्स की बुकलेट थी सबको मिल गई है। How many of you really feel कि it is a worth? कभी कभी टीचर्स को भी मोटिवेशन चाहिए होती है, टीचर्स भी रिसेशन में चले जाते हैं। आई कांट सी 100%। ऑफलाइन तो 100% नहीं अभी तक। ऑनलाइन वालों ने किसी ने भी, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया अभी। मतलब वो बुकलेट में ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन आपको। हर्ष प्लीज बेटा, आप इमेजिन कर सकते हो मेरा पूरा ये ब्लॉक हुआ हुआ है इस टाइम। ठीक है, सो यूज माई लेस ऑफ एनर्जी। अब क्या है, सुनो, लास्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, प्लीज पे अटेंशन। हमने कोरिलेशन में क्या किया था? द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन remains unaffected due to change of origin and but gets affected due to change in the signs of scale.
अगर मेरे स्केल बोथ आर सेम तो नो, देयर विल बी नो चेंज इन माय साइन। बट अगर मेरे स्केल्स के साइन डिफरेंट है तो मेरा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके। अब लास्ट टाइम, द मोस्ट मिलियन डॉलर प्रॉपर्टी, राइट डाउन फॉर रिग्रेशन। राइट डाउन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फॉर फॉर अ लीनियर इक्वेशन, for linear equations, regression remains unaffected. It remains unaffected due to change of origin, but gets affected due to change of scale. Regression coefficients remains unaffected due to change of origin, but gets affected due to change of scale. And the new coefficients will be, अगर मेरे पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई था तो एक्स आफ्टर चेंजिंग इट्स ओरिजिन एंड स्केल, एक्स क्या बन जाएगा? एक्स इज गोइंग टू बी टेकन एज यू, और वाई क्या बन जाएगा? वी। यही करते आ रहे हैं हम, ठीक है ना? एक्स क्या बन जाएगा? एक्स इज गोइंग टू बी अ यू एंड वाई क्या बन जाएगा? वी। अब मेरे पास बी वाई एक्स है, मतलब मेरे को उसका ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज हो गए। ओरिजिन का तो कोई असर नहीं है, बट डेफिनेटली किसका असर है? स्केल का असर है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? बी वी यू बन जाएगा। मेरे पास बी वी यू है, ठीक है। अब ये बी वी यू और ये बी एक्स वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी यू बी। पहले तो ये चीज याद रखो, वाई वी है, एक्स यू है। तो अगर वाई एक्स है तो वो वी यू बन जाएगा, अगर एक्स वाई है तो वो यू वी बन जाएगा। आई बात समझ में ये? ठीक है। अब ऑनलाइन या ये चीज समझ में आई है आपको? यस मैम। अब इसके बाद आपके पास जो बी वाई एक्स है, आफ्टर चेंजिंग इट्स ओरिजिन एंड स्केल, बी वाई एक्स आपका क्या बनेगा? क्यू अपॉन पी इंटू बी वी यू। अब इसको याद करने के पहले ये लिख लो, फिर समझाती हूँ कि याद कैसे रखना है। बी वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी इंटू बी वी यू, और दूसरा बी एक्स वाई इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी यू वी। बी वाई एक्स इक्वल्स टू, पहले ये नोट कर लो दोनों। ये किस चीज के लिए है आपके? दैट रिग्रेशन को, पहले इस प्रॉपर्टी को अपने मन में रिकॉल करो। क्या है आपके पास प्रॉपर्टी?
All of you speak. Regression coefficients remains unaffected with the shift of or the change of origin, but it gets affected due to change of scale. अब अगर आपको मैं बताऊं, अब इसको याद कैसे करना है, देखो आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, मीन मीडियन मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन नहीं आता। मीन मीडियन मोड gets affected by both change of origin and change of scale, right? That is why my x mean will become, my x will become x mean, y will become y mean. My x will become median of x, my y will become median of y, and so on. प्रॉपर्टी क्या है कि MCT measures of central tendency gets affected by both. Okay, अब आ गया आपके पास क्या, डिस्पर्जन। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, किसकी वजह से, ओरिजिन की वजह से, बट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो आपका जो कोटाइल डिविएशन है, इट विल बिकम बी मॉडुलस इनटू कोटाइल डिविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इक्वल्स टू बी मॉडुलस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। रेंज ऑफ y इक्वल्स टू बी मॉडुलस इनटू रेंज ऑफ x। क्या रह गया, चौथा क्या रह गया, मीन डिविएशन। मीन डिविएशन ऑफ y इक्वल्स टू बी मॉडुलस इनटू मीन डिविएशन ऑफ x। ये किसका हो गया, डिस्पर्जन का हो गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कोरिलेशन में। कोरिलेशन में ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि माय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिमेन्स unaffected due to change of origin and scale, but the effect is going to be there on the sign of scales. Okay, अब आगे लास्ट टाइम ये प्रॉपर्टी किसमें, रिग्रेशन में। रिग्रेशन में वो क्या कह रहे हैं, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड change of origin but gets affected, excuse me। अब इसको याद कैसे करना है, मैंने क्या देखा कि मेरा बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, पी वी यू है, बोलते बोलते स्लिप, टंग स्लिप हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि यू क्या आएगा वी क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि एक्स इज फॉर यू एंड वाई इज फॉर वी। बोलो सारे। अब याद करो कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स के, 26 में। पहले एक्स वाई में पहले कौन आता है, पी क्यू में पहले कौन आता है, यू वी में पहले कौन आता है। याद कर लिया सारा ये, और यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगा। अगर मैं कर रही हूं बी वाई एक्स, मतलब मैं उल्टा चल रही हूं, मेरे पास y है और फिर x है, तो हर जगह के ऊपर मेरी कहानी उल्टी चलेगी। q अपॉन p हो गया एंड v u हो गया। जब मैं उल्टा चल रही हूं सब उल्टा चलेगा, जब मैं सीधा चल रही हूं तो सब सीधा चलेगा। अगर मैं एक्स वाई कर रही हूं तो p अपॉन क्यू है और इधर भी क्या है, u। कोई शक, नोटेड, एवरीवन ऑनलाइन क्लियर। यस मैम। ओ हाँ जी ना जी बोल दो, यस मैम। भला करेगा, ਤੁਹਾਡਾ भी भला ते मेरा भी भला। कहाँ है बच्चे ऑनलाइन वाले, हाँ जी हरमन आकाश लविश, एम आई क्लियर। कोई जवाब नहीं, आगे लिखो। कॉफिश इसके ऊपर क्वेश्चन 90% आता है। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होगा, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या फार्मूला है, आर स्क्वायर।
Coefficient of determination equals to what? R square. Coefficient of non-determination 1 minus R square. Coefficient of determination R square. Coefficient of non-determination NON, non-determination 1 minus R square. लेके चलो जी इसके ऊपर भी क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट बच्चों को ये आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं याद रहता। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कोरिलेशन की, सॉरी किसकी है ये, रिग्रेशन की कर ली। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने जो सुनैना जी, जो कल वाला क्वेश्चन था, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे वो काम आ रही है। द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन जब वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मेरे पास जो एक्स और वाई की अलंकृत जो वैल्यू मिलती है, what is that to be considered as? That is to be considered as x bar and y bar. जब भी मैं दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी? x एंड y की वैल्यू आएगी। और ये x और y की वैल्यू जो है ये आपकी कौन सी है? x बार एंड y बार। कल फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट यही वाला था। ओके, थर्ड जो मैं आपको बता चुकी हूँ, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज व्हाट? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में, और दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा जी। इस मैं आगे जाऊं प्रॉपर्टी में, आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया था बेटा? कौन सा पार्ट? चार पार्ट्स है ना इसके। ये क्यों आ रहा है बार बार? क्यों आ रहे हैं? पैनल में कोई प्रॉब्लम है? सुनैना बेटा जल्दी बोलो। पहले वाला तो मैंने बोल दिया कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है, दोनों को सॉल्व करोगे। एक मिनट बच्चे, दोनों को सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो एक्स वाई की वैल्यू क्या बन गई? एक्स बार वाई बार बन गई। ठीक है बेटा, दूसरे में आइडेंटिफाई है, आप एज्यूम करोगे लेट फर्स्ट इक्वेशन बी एक्स ऑन वाई एंड सेकंड इक्वेशन बी वाई ऑन एक्स। तो उसमें आप इक्वेशन बनाओगे x इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई एंड y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। मेरी तरफ देखो, आपके पास बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आएगा। आपको क्रॉस चेक क्या करना है कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दे बोथ शुड बी ऑफ सेम साइन। अगर वो सेम साइन के हैं, दूसरा क्रॉस चेक आपने क्या करना है कि क्या मेरी आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ रही है। अगर ऐसा आ रहा है तो आपकी अजम्पशन जो है वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा, उस पूरी अजम्पशन को मारो क्रॉस, रिवर्स तक केस कर लो। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x माना था, अब इसको आप क्या मान लो? x ऑन y। एम आई क्लियर? ठीक है, थर्ड में आपके पास रूट आ गया, कोरिलेशन तो आ ही जाएगा, है ना। फोर्थ में फार्मूला आपके पास चाहे बी एक्स वाई लगा लो चाहे बी वाई एक्स लगा लो, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट कम टू मी लेटर ऑन। ओके, किसी और को कोई डाउट? अब इधर आ जाओ जी, ये मेरे को करवाना है आज, रिव्यू ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। हमने क्या देखा कि आपके पास क्या है? सबसे पहले लीस्ट स्क्वायर मेथड है, किसके लिए? रिग्रेशन लाइंस के लिए। यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन केस ऑफ रिग्रेशन हम कौन सा मेथड लगता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, कोरिलेशन एनालिसिस है, इसमें कुछ नहीं है आपका। अंडरलाइन कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर रिलेशनशिप। ये भी हम कर चुके हैं। कार्ल पियर्सन मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर। अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो दे आर इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड, मतलब उनका आपस के बीच में
कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब उनका आर की वैल्यू क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी टेकन एज 0। इफ आई एम रिपीटिंग माई लाइन, if two variables are independent or they are not related to each other, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी r की वैल्यू 0 है। बट अगर मेरा r 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोनों वेरिएबल्स मेरे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, कि अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो के बीच में 0 आता है देन वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। हम सिर्फ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उन दो वेरिएबल्स के बीच में मेरे पास किसी भी तरीके का लीनियर रिलेशनशिप नहीं था। दे आर रिलेटेड बट उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। If the two variable, I am repeating again, if my two variables are independent or they are uncorrelated, what will be the value of r? It will be 0. But if my r is 0, I cannot say that my two variables are independent. Am I clear? ओ लविश मिस्टर, अपनी ड्राइंग मेरे को बाद में दिखाना, अभी ड्राइंग के देखने में मूड में नहीं है हम। हाँ जी, उसके बाद क्या आ गया, देयर कैन बी सम केस। एक तो हो गया कि वो रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, बट उसके बाद क्या होता है, कुछ मिसमैच भी हो जाता है, यार ये जोड़ी गलत बन गई है। जब मेरे पास वो मिसमैच हो जाए, भगवान जी उसके बीच में क्या कर दें, मिलावट कर दें, एडल्ट्रेशन आ जाए, थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाए, एमी बिना के, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टू बी, प्लीज अंडरलाइन, क्योंकि ये वर्ड बहुत बहुत आपका क्वेश्चन थ्योरी का 1 नंबर का आता है। कहाँ गया, ये रहा। इट इज कॉल्ड एज अ सुपीरियस कोरिलेशन। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, मिलावटी, मिलावट होना, ठीक है, मतलब उसमें प्योरिटी नहीं है। ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, स्पीरियस कोरिलेशन, नॉनसेंस कोरिलेशन। मतलब एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है एंड वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन, क्या। So please keep in mind, a nonsense relation is called as what? Spurious correlation. ये एग्जाम्पल के साथ भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि स्टील की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई थी। अरे भैया, मेरे स्टील और राइस का आपस में क्या है, बट यस, रिश्ता तो है, क्योंकि स्टील की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये जो स्पीरियस कोरिलेशन होता है इसको याद रखना, ओके। उसके बाद अगला आपके पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अ लीनियर रिलेशनशिप indicates the amount of variation of one variable accounted for by the another. आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्सप्लेन अपॉन टोटल। ये कोई नहीं पूछता, सिंपल फार्मूला आता है, इफ माय कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.6, क्या बोला मैंने, क्या है, वो क्या होता है, आर होता है। तो अगर आर की वैल्यू 0.6 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, 0.64। किसी ने कुछ और बोला है, आपके पास कैसे आएगा, आर की वैल्यू अगर 0.6 है तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 0.36। तो कॉफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या हो गया, 1 माइनस 0.36, सो इट इज गोइंग टू बी 0.6। और ये क्वेश्चन आएगा, इसको मैं 36% भी बोल सकती हूँ और इसको मैं 64% भी बोल सकती हूँ, ओके जी। योर ऑल थ्योरी इज डन फॉर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब आती है आपके इंपॉर्टेंट चीज, ओ ओ ओ ओ माय अपॉलजी, बड़ी 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 इंपॉर्टेंट लाइन मैं भूल गई।
हाँ जी बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, 3 लाइनें, 3 क्वेश्चंस हैं आपकी, राइट। अगर आपकी 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो आइडेंटिकल है, तो आपकी आर की वैल्यू क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी -1 और +1। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आपके पास कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे को आइडेंटिकल हैं, ये वर्ड एज इट इज पेपर में आएगा, तो इसका मतलब आर आपका क्या हो गया? इट कैन बी ईदर प्लस और इट कैन बी -1। और दूसरी बात कि अगर आपके पास r इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपका r 0 है, परपेंडिकुलर है, अगर आपका r +1 है या -1 है, तो इसका मतलब मेरी दोनों रिग्रेशन लाइंस क्या हैं? आइडेंटिकल है। होगी ये बात क्लियर है? लास्ट थ्योरी का पॉइंट विच आई फॉरगॉट, ऐसा भी कोई तूफान नहीं आया। I need to explain you this. आप ये देखो बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? चैप्टर 6 में एक्जेंटे एंड एक्सपोज्ड किया था। व्हाट इज दिस? डिजायर्ड एंड एक्चुअल। मतलब एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। आप क्या उम्मीद कर रहे हो और हुआ एक्चुअल में क्या? तो यहाँ पे अब आपके पास मैंने आपको क्या बोला है कि रिग्रेशन क्या चीज है? रिग्रेशन इज एन एस्टिमेशन, इट इज अ प्रोजेक्टेड फिगर। मैंने रिग्रेशन को अभी यही बताया था ना कि इट इज टू बी टेकन एज अ एस्टिमेटेड और इट इज टू बी टेकन एज अ प्रोजेक्टेड फिगर। अब प्रोजेक्टेड फिगर तो क्या थी कि आपके पास 100 ऑन 100 मार्क्स आने हैं इकोनॉमिक्स में, राइट। बट जब एक्चुअल आया तो इट हैज कम आउट टू बी 90, right? So the difference between the actual and the estimated in language of regression, what is this called as? This is called as a residue or this is called as an error. The difference between an expected value and the observed value. आई बात समझ में? ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्चुअल में जो आपको मिला है, उन दोनों के डिफरेंस को व्हाट इट वुड बी कंसीडर्ड एज? इट वुड बी कंसीडर्ड एज ईदर एन एरर और इट इज टू बी कंसीडर्ड एज एन रेसिड्यू। और ये जो आपका डिफरेंस है, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस और इट कैन बी 0। your error, your residue, this can be plus, this can be minus, or this can be 0. What is an error? The difference between expected and the observed value. Online, have you noted? Yes, ma'am. Thank you, Jay. अब न्यूमेरिकल्स कल करने हैं। एक कर लेते हैं बस। और वो कहते ना, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਗੁਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5000 ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ है ना। एक क्वेश्चन करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थ्योरी नहीं करवाती, न्यूमेरिकल ही करवाऊंगी, और वो भी रिग्रेशन का। कुछ भी कर लो, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, उसमें नहीं है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इज द थर्ड वेरिएबल ओनली ना। हाँ जी, इजी क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
टू क्वेश्चन नंबर 8, मतलब सुपीरियस का मतलब क्या है कि उसमें कोई प्योरिटी नहीं है, कोई मतलब कोई ना कोई चीज एडल्ट्रेशन है उसमें, ठीक है ना। हाँ, उसको थर्ड वेरिएबल आप बोल सकते। टू क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्पीरियस कोरिलेशन। अगर आपके पास 3x + y = 13 है एंड 2x + 4y = 15 है, आपको ढूंढना क्या है आउट ऑफ दिस टू। दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू सुनैना। आपको ढूंढना क्या है, विच इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई। ले 20 लिख लिया, दिल को ज्यादा गम मत लगाओ। करो जी, एज्यूम करो। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, जो भी आपने एज्यूम करना है। 2x प्लस, चलो ये इक्वेशंस हैं, तुम सॉल्व तो करो, मेरी गलती क्यों पकड़ रहे हो। उससे क्या मिलेगा। 3x + y = 13 है एंड देन 2x + 5y = 20 है। चलो करो जी अब। है, उसने पूछा क्या है, विच वन इज द इक्वेशन ऑन वाई ऑन एक्स। सेकंड आ रही है, सबकी सेकंड आ रही है, किस किस की सेकंड आ रही है। देखो, लेट्स हैव द इक्वेशंस ओवर हियर। इक्वेशंस क्या है जी। वेट, 3x = ये इक्वेशंस हैं आपके पास जिनको नहीं आया करना। ये मेरी फर्स्ट है और ये मेरी सेकंड है एंड आई एम एज्यूमिंग हियर लेट माय फर्स्ट इक्वेशन बी एक्स ऑन वाई। ये क्या था यहाँ पे, 3 है, ओके। तो इसको फर्स्ट को मैंने मान लिया एक्स ऑन वाई और इसको मैंने मान लिया वाई ऑन एक्स। तो अब क्या करना है, अगर एक्स ऑन वाई है, 3x = 13 - y, 13/3 - 1/3y। मतलब यहां से मेरे पास bxy आ गया -1/3। और दूसरा मेरे पास अगर y ऑन x है तो 5y = 20 - 2x, y = 20/5 -2/5x। तो मेरे पास byx आ गया -2/5। पहला ब्रीदर, आप यहाँ पे देखो, बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1/3 है एंड बी वाई एक्स इक्वल्स टू -2/5। फर्स्ट नॉक नॉक, रुपिंदर, फर्स्ट नॉक नॉक, दे बोथ शुड बी ऑफ सेम साइन। तो ये फर्स्ट तो मेरा, दे आर बोथ सेम साइन है। सेकंड में मेरे को क्या निकालना है, आर निकालना है। 1/3 इंटू 2/5, 2/15 का रूट निकालो जी। 0.365, it is less than 1, means my assumption is right। तो इसका मतलब उसने मेरे से क्या पूछा था, which equation is y on x, y on x, तो second equation is y on x। अगर इन केस मेरी ये assumption wrong हो जाती, मैं सारा प्रोसेस फिर से करती। अगर मेरे पास ऑप्शन होता none of this, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड है
कि अगर मेरी सेकंड इक्वेशन y ऑन x नहीं है, इसका मतलब मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो y ऑन x। क्लियर है जी? ऑनलाइन एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Okay, ji. Tomorrow we will finish all type of questions, mixed questions from correlation and regression. And tomorrow we are going to finish your chapter 7 also. And I will share your marks also. Okay.